अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार और ये है 46th एपिसोड वीडब्ल्यूएस एक्स्ट्रा का। और भाई ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एपिसोड। पहली बार में माइक ऑफ था, दूसरी बार में माइक ऑन था, लेकिन एसी की आवाज़ सीधी पड़ रही थी तो उससे शोर बड़ा अजीब सा आ रहा था। और ये हमारी तीसरी बार है। होपफुली आज का जो एपिसोड है ये मज़ेदार होने वाला है। तो खबरें मुझे सारी पता हैं, तो अच्छी बात यह है कि मैं आपका टाइम कम लूँगा क्योंकि मैंने सारी खबरें रीड की हुई हैं। तो जनरली जब खबरें सामने आ रही होती हैं ना, मैं उनकी डिटेल रीड कर रहा होता हूँ। अब ये क्योंकि तीसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है एपिसोड, तो खबरें रट गई हैं मुझे। और रट्टा जिस खबर का मैंने मारा ना, सबसे पहली खबर तो भाई ये है कि सुपर मारियो ब्रोस हम सब ने खेली हुई है अपने टाइम के अंदर। ये मारियो वही है, वो जो क्वीन को बचाने निकला होता था ना, ये वही बंदा है एग्जैक्टली। सुपर मारियो ब्रोस की 1985 में जो पहली एडिशन लॉन्च हुई थी, उसकी जो कार्ट्रिज है जो निंटेंडो के अंदर लगती थी, हमने तो खेली भी इसको, आई थिंक सेगा वगैरह पे है। वो जो कार्ट्रिज है वो $2 मिलियन की बिकी है। रिसेंटली एक नया रिकॉर्ड सेट हुआ है। अब आप सोच ये रहे होंगे कि गेम की कार्ट्रिज इतनी महंगी क्यों बिकी है, तो भाई उसके पीछे रीज़न ये है कि ये 1985 में जो इसकी फर्स्ट एडिशन आई थी वो वाली कार्ट्रिज है। तो ये जिस टाइम पे पहली बार सुपर मारियो ब्रोस लॉन्च हुई है, जो उस टाइम पर कार्ट्रिज लॉन्च की गई थी, ये एग्जैक्टली वही कार्ट्रिज है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये आप देख सकते हैं मिंट सील्ड कंडीशन के अंदर है। तो ये एक ऐसी गेम है जो कि अब तो बहुत पॉपुलर है, सबको पता है कि ये कौन सी गेम है, लेकिन जब लॉन्च हुई थी तब तो किसी को नहीं पता था। और जो भी इसको ख़रीद रहा था वो खेलने के लिए ख़रीद रहा था, तो ज़्यादातर लोगों ने ओपन करके खेल लिया। ये कोई एक भाई साहब है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसको खेलेंगे नहीं और इसको मिंट कंडीशन में रखा है। आई डोंट नो बैक पे क्या स्टोरी है, लेकिन ये जो कार्ट्रिज है ये मुकम्मल तौर पर वैसे ही कंडीशन में है जिस तरह एक नई कार्ट्रिज होती है। और यही वजह है कि इसकी इतनी ज़्यादा जो प्राइस है वो लगी है। $2 मिलियन का मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो $1 मिलियन है वो अराउंड 16 करोड़ रुपया बनता है। तो दो जो होगा वो 32 करोड़ रुपए की अमाउंट बन जाती है। 32 करोड़ रुपए की ये एक कार्ट्रिज बिकी है। और इससे अंदाज़ा हो सकता है कि अगर गेम कलेक्टर आप बनते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस अमाउंट में ऑब्वियसली कमीशंस बहुत ज़्यादा होंगी और उसके बाद फिर इस तरह के काम होने के चांसेस बहुत बहुत रेयर होते हैं। ये लॉटरी लगने की तरह ही होता है, आपको नहीं पता होता लेकिन आपकी लॉटरी लग जाती है। तो ऐसा मत करिएगा कि सारे पैसे निकाल के डिसाइड करें कि जितनी भी गेम्स नज़र आ रही हैं सारी ख़रीद के रख लो, बाद में बेच लेंगे, ऐसा मत करना। बट जो गेम कलेक्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है ये वीवो के रिलेटेड है और ये खबर हर एक पाकिस्तानी को खुश करने वाली है। और ये खबर है वीवो के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्लांट के रिलेटेड। बेसिकली वीवो ने डिसाइड किया है कि वो $10 मिलियन यहाँ पर लगाएंगे। मेरी पिछली जो खबर है उसके अंदर मैं $2 मिलियन की बात कर रहा था, यहाँ पर $10 मिलियन की बात की जा रही है। और ये जो $10 मिलियन हैं ये वीवो इन्वेस्ट कर रहा है अपने प्लांट के अंदर जो उन्होंने फैसलाबाद में लगाया है। अब अभी तक वीवो इस प्लांट के ऊपर ज़्यादातर फ़ोन्स असेंबल कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वीवो इसको मुकम्मल तौर पर प्रोडक्शन फैसिलिटी के तौर पर लेकर जा रही है। और वो जो ख्वाब है ना सबका कि मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स हों, तो ये उस तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये जो सेलफोन्स हैं प्रॉपरली प्रोड्यूस किए जाएंगे। अब जिनको नहीं पता, असेंबली और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ये डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जो असेंबली होती है इसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट बनी होती है जिसको आप लाते हैं और उसको जोड़ देते हैं। तो पार्ट्स पहले से बने होंगे, अगर मोबाइल फ़ोन है तो स्क्रीन ऑलरेडी बनी हुई है, प्रोसेसर और मदरबोर्ड सब कुछ अपनी जगह पे बना हुआ है, आप लाकर सिर्फ जोड़ रहे हो। जबकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो बढ़ जाते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप बना रहे होते हो, बजाते खुद बना रहे होते हो। और यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग एक नया स्टेप कंसिडर होता है। और पाकिस्तान अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है तो जो भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर चली जाती है वो ऑटोमेटिकली R&D में भी ऊपर चली जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तस्वीर भी वीवो ने अपनी प्रेस रिलीज में दी है, इसके अंदर जो फ़ोन है वो मेरे हिसाब से वीवो का V21e है। ऑल्दो इनके डिज़ाइन एक जैसे होते हैं, लेकिन ये जो फ़ोन है ये रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था और इस पर असेंबल्ड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि वीवो का प्लांट क्योंकि वीवो खुद लगा रही है और इस पर इन्वेस्टमेंट वो खुद कर रही है, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर महंगे सेलफोन्स भी असेंबल हो सकेंगे। जबकि दूसरे प्लांट्स जो अभी तक लग रहे हैं जनरली वो लोअर बजट के जो फ़ोन्स हैं उनको असेंबल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो कैपेसिटी है और जो प्लांट की क्वालिटी है वो नहीं है जो वीवो खुद कर सकता है। और वीवो ने यहाँ पर हर चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक वैसे ही रखी है जिस तरह वो चाइना में रखते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटेड भी बनाई गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है ये है भाई Xiaomi के Mi Mix 4 के रिलेटेड। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो फ़ोन है दिखने में काफ़ी
यूनिक डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है और इस मोबाइल फ़ोन का जो मेन हाईलाइट है वो इसका कैमरा सेटअप ही होने वाला है, जहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड पर आपको ऑल डिस्प्ले मिल रहा है। अब आप सोच ही रहे होंगे कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई मोटराइज्ड कैमरा लगाया गया होगा या कोई कैमरा ऊपर से आएगा, लेकिन नहीं, इस मोबाइल फ़ोन का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो यही है कि इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के नीचे कैमरा है। और मी की जो मिक्स सीरीज़ है ना, ये हमेशा ही डिस्प्ले वाली साइड से कुछ क्रेजी करती है और इन्हें इस बार भी कैमरा जो है वो डिस्प्ले के नीचे लगा दिया है। मैंने अपनी 2-3 पिछली वीडियोस के अंदर कहा था कि भाई इस बार जो डिस्प्ले है देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मिक्स सीरीज़ का डिस्प्ले नहीं लग रहा। वो मुझे नहीं पता था कि उनने इसके डिस्प्ले के नीचे वाली साइड पर आपको एक कैमरा दे देना है। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है और उसके अलावा पेरिस्कोप कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी लगाया गया है। तो ये हमें एग्जैक्टली क्या स्पेक्स में मिलता है ये कल ही पता लगेगा, क्योंकि कल मी पैड 5 और मी मिक्स 4 ये दोनों लॉन्च हो रहे हैं और परसों के दिन सैमसंग की अनाउंसमेंट है। तो काफ़ी क्लोजली लॉन्च किया जा रहा है, जिससे मुझे एक्सपेक्टेशन हो रही है कि इनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और जो सैमसंग के फ़ोन्स में हम टेक्नोलॉजीज़ देखेंगे वो काफ़ी सिमिलर होने वाली हैं। क्योंकि जब भी शाओमी किसी ब्रांड के लॉन्च से बिल्कुल एक दिन पहले लॉन्च करती है ना, तो जनरली कोई टेक्नोलॉजी होती है जो कि वो शोकेस करना चाह रहे होते हैं। तो देखते हैं कि दोनों फ़ोन्स या दोनों कंपनीज़ क्या करती हैं, क्योंकि इस टाइम पर शाओमी और सैमसंग एक दूसरे के बहुत ऑपोजिट हुए हैं। नंबर 1 की जो स्पॉट है ना, वो इन दोनों के दरमियान में ट्रेड हो रही है, कभी वो ऊपर चले जाते हैं, कभी दूसरी कंपनी आ जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो एप्पल के रिलेटेड है, जहां पर एप्पल की एक दोबारा न्यूज़ लीक आउट हुई है कि एप्पल ने दोबारा अपनी कुछ एम्प्लॉयज़ की टीम जो है वो साउथ कोरिया भेजी है ताकि वो डिफरेंट कंपनीज़ के साथ जो बातचीत है वो कर सके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि एप्पल ने किया और हुंडई को रीच आउट किया है ताकि वो एप्पल कार की प्रोडक्शन उन कंपनीज़ को दे सकें, क्योंकि एप्पल गाड़ियाँ खुद नहीं बनाती। तो एप्पल ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर और एक्सपीरियंस वाले काम हैं या जो डिज़ाइनिंग वाले काम है वो खुद करना चाह रही थी और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो किसी गाड़ियों की कंपनी को देना चाह रही है। और इस चक्कर में वो ऑलरेडी साउथ कोरिया के जो बड़े नाम हैं उनसे कांटेक्ट में आ चुके हैं। अब खबर ये आ रही है कि ये दोबारा गए हैं और ये LG और SK ग्रुप और इस तरह की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनसे मिल रहे हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें डिस्प्लेस भी लगने हैं, तो हो सकता है वो LG को डिस्प्लेस के लिए रीच आउट कर रहे हो, या हो सकता है कि कोई और सेंसर हो जो LG से वो लेना चाह रहे हैं। तो वो गाड़ियों के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो यही वजह है कि ये मल्टीपल कंपनीज़ के मिलाप से ही बनेगी गाड़ी। और स्पेशली एक ऐसी कंपनी अगर गाड़ी बना रही हो जिस तरह एप्पल है, तो उनके लिए तो ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी गाड़ियाँ नहीं बनाते रहे। लेकिन मुझे ये बात की श्योरिटी है कि जब एप्पल गाड़ी लेकर आएगी तो उस पॉइंट पर वो कुछ ऐसा ज़रूर करती होगी जो कि उससे पहले हमने नहीं देखा। और देखने में आएगा कि एप्पल की गाड़ी टेस्ला की गाड़ी से किस तरह कंपेयर होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि टेस्ला जो है ना वो गाड़ियों का एप्पल है। तो जब एप्पल खुद आ जाएगा गाड़ियों में तब क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि टेस्ला ही जीतेगा, लेकिन देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना में अब टेंसेंट के ऊपर अथॉरिटीज़ ने एक लीगल एक्शन लिया है। टेंसेंट वही कंपनी है जो कि वीचैट, PUBG और इस तरह की जो बड़े नाम हैं इनको ओन करती है। और टेंसेंट का जो नाम है ये इससे पहले भी खबरों में आया था। अब वीचैट के ऊपर एक यूथ मोड के नाम से मोड दिया गया था जो कि यंग लोगों को पेमेंट्स ना हो उसको अलाउ करता था। तो बेसिकली अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यंग अगर कोई बच्चा उसको यूज़ कर रहा है यंग मोड के अंदर, तो वो पेमेंट नहीं कर सकेगा, मोबाइल पेमेंट्स स्पेशली गेम्स वगैरह के अंदर। और इस चीज़ के ऊपर इनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्रैकडाउन किया है और कहा है कि भाई ये जो है ये गलत है और हमारे जो लॉज हैं उनके ऑपोजिट जाता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि क्या लॉ सूट हुआ है या कंपनी ने क्या किया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक कंपनी ने अपने एप्लीकेशन के अंदर एक मोड दिया है और चाइना की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी डिस्कशन कर रही है कि भाई इसमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ राइट्स पे है, कौन सी चीज़ नहीं है। जबकि पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पॉइंट पर जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं या जो भी कंपनी ऑपरेट करती है उसको क्लीन चिट मिली होती है। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि हम खुद कुछ अपना बनाते नहीं हैं और हर चीज़ बाहर से आ रही होती है। और हम बाहर की कंपनीज़ को जब कहते हैं कि भाई आप इसको हमारे तरीके से करो, तो वो कहती हैं हम जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा और हमें खुद अपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो दूसरी कंपनी जो कि पाकिस्तान से बाहर एग्जिस्ट करती हैं उनको
इस चीज़ पे कायल कर लेंगी तो उसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि येस पाकिस्तान इज़ अ बिग मार्केट, लेकिन हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम एक पूरी कंपनी को चेंज कर दें। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम अपना कंपटीशन बनाएंगे, अपनी कंपनीज बनाएंगे, तो वो एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ हो सकती है और मेरे ख्याल से वही बेटर तरीका भी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, और मैंने बोला था ना कि जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ हैं वो अगले महीनों के अंदर आपको लैपटॉप देती हुई नज़र आएंगी। और पहले रियलमी की खबर आई, फिर वीवो की खबर आई, अब खबर आ रही है कि जो वीवो है वो भी लेकर आ रही है। मैंने पहले वीवो ही बोल दिया, पहले इन्फिनिक्स की खबर आई, फिर रियलमी की आई और अब ये वीवो की आ रही है। और वीवो का जो लैपटॉप सामने आ रहा है ये अभी मतलब सिर्फ इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशंस हैं वो सामने आई हैं कि ये 11 जनरेशन इंटेल प्रोसेसर्स के साथ आ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो 11 जनरेशन इंटेल प्रोसेसर जो हैं वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट ये AMD को किसी हद तक दोबारा बीट कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि दरमियान में AMD जो थी वो बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो दे रही थी, लेकिन अब जाकर जो इंटेल है जब उन्होंने 11 जनरेशन का प्रोसेसर लॉन्च किया है तो वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या नाम होगा वीवो के लैपटॉप्स का। कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि इसका नाम वीवो बुक हो सकता है, लेकिन अगर आप इस टाइम जाकर वीवो बुक को सर्च करते हैं तो आपके सामने एसस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि वीवो बुक्स के नाम से एसस ऑलरेडी लैपटॉप बेचता है, तो ये चांसेस बहुत कम है कि जब वीवो अपने लैपटॉप लॉन्च करे वो उनको वीवो बुक कहे, क्योंकि उस नाम से ऑलरेडी एसस अपने लैपटॉप की पूरी सीरीज़ चला रहा है। और ऑब्वियसली अगर वो लैपटॉप बेच रहे हैं तो उनके पास ट्रेडमार्क्स वगैरह भी होंगे, और यही वजह है कि आई थिंक सो इसका जो नाम है वो डिफरेंट होगा। और इसको एग्जैक्टली क्या कहा जाता है वो तो नहीं पता, लेकिन ये खबर है कि ये 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आएंगे। और उसके अलावा ये वीवो की X60 की जो अपग्रेडेड वर्जन है X70 सीरीज़ उसके बाद लॉन्च होंगे। तो पहले वीवो के X सीरीज़ के मोबाइल फ़ोन लॉन्च होंगे और उसके बाद जो है वो हमें वीवो के लैपटॉप्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अगली खबर जो आ रही है वो NCOC की तरफ से आ रही है, जिनने एक और स्टेप लिया है उन लोगों के खिलाफ जो कि वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराई तो भाई आते साथ भाई जिस तरह मतलब एक एक दिन गुजर रहा है ना कोई नया फड्डा निकल रहा है, और प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा लो। NCOC ने अब ये खबर दी है कि भाई जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे उनको ट्रेन में ट्रैवलिंग रोकनी पड़ेगी अक्टूबर 1 से। तो हमें कल के दिन परसों के दिन खबर आई थी कि 10% एक्स्ट्रा टिकट लगेगी। जब तक उनकी ट्रैवलिंग ऑन रहेगी उनको 10% एक्स्ट्रा टिकट लगेगी, और अक्टूबर 1 से उनको ट्रैवलिंग पर ही बैन मिल जाएगा। तो अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई होगी आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते। अब आप सोच ही रहे होंगे कि यार ट्रेन में ट्रैवल मतलब हर बंदा तो ट्रेन में ट्रैवल करता भी नहीं है, और अगर कोई करता भी है तो वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाएगा, वो किसी और तरफ ट्रैवल कर लेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि यूज़र क्या इस चीज़ को बाईपास कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर सवाल ये है कि इससे उनको मसला हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो हो रहा है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है इस बार गवर्नमेंट की कि उनने एक्सट्रीम मेजर लेने से पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता पुश करना स्टार्ट किया है ना। पहले उन्होंने कहा जी हम सिम में बंद करेंगे, फिर उन्होंने कहा आपका ट्रैवल बंद होगा, फिर उन्होंने कहा रेस्टोरेंट्स में आप नहीं जा सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सिवियरिटी जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है वो कायल होंगे। वरना जनरली क्या होता था पहले कि गवर्नमेंट एक दिन सोई हुई उठती थी, कहती थी सब कुछ बैन है। जो मतलब अगर ये पुरानी गवर्नमेंट्स होती ना तो खबर आती कि ट्रेन ट्रैवल भी बैन है, आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, आप खाना भी नहीं खा सकते, मतलब सब कुछ बैन है ना, और एक दिन के अंदर, तो उससे पैनिक बनता। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ना आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अगली खबर जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है भाई सैमसंग के रिलेटेड, जहाँ पर गैलेक्सी S21 FE जो है ये एक बार फिर सैमसंग ने लीक कर दिया है। और इस बार जो लीक आई है वो सैमसंग की जो बैक टू स्कूल ऑफ़र है जो स्कूल प्रोमो के नाम से आ रही है उसके थ्रू आई है। अब यहाँ पर S21 FE के अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये मोर और लेस दिखने में S21 जैसा ही लगता है। यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंसेस हैं एक तो मटेरियल के होने वाले हैं, और दूसरा बड़ा डिफरेंस ये होगा कि S21 FE के अंदर आपको कलर थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेक्स की बात करते हैं तो मोर और लेस आपको फ्लैगशिप सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, एक्सिनोस और स्नैपड्रैगन के 2 वेरिएंट्स होंगे। तो पाकिस्तान में अगर ये लॉन्च होता है मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक्सिनोस वेरिएंट देखने को मिलेगा। 4500 mAh की बैटरी है, और काफ़ी हद तक वही चीज़ें हैं जो कि S21 के अंदर आई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो S20 FE था वो भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो सेल होगा।
लेकिन अगर आप बात करते हैं सस्ते फ्लैगशिप्स की तो आई थिंक ये वाहिद ऐसा फ्लैगशिप था जो बिका था। तो S21 FE से भी मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होगा और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इनका जो प्राइस टैग है वो ओरिजिनल S21 से काफ़ी नीचे होने वाला है और उस हिसाब से जो आपको वैल्यू फॉर मनी है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो ऑनर के रिलेटेड आ रही है, जहां पर ऑनर मैजिक 3 की एक फाइनल तस्वीर दोबारा लीक आउट हो गई है। और यहाँ पर अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो दो चीज़ें बड़ी वाज़िया हैं। पहली चीज़ तो ये वाज़िया है कि ऑल दो ऑनर और हवावे इस पॉइंट पर सेपरेट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनके जो डिज़ाइन लैंग्वेजेस हैं वो दिखने में काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस डिज़ाइन को देखते हैं तो आपको जो मेट सीरीज़ का डिज़ाइन है, जो स्पेशली मेट 40 का डिज़ाइन है, वो काफ़ी ज़्यादा याद आएगा। और दूसरी चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके ऊपर जो 100x की ब्रांडिंग है वो भी नज़र आ रही है। और ये जो 100x ब्रांडिंग लिखी गई है ये मोस्ट प्रॉब्ली इसके पेरिस्कोप कैमरा को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको पेरिस्कोप कैमरा भी देखने को मिलेगा। और ये जो 100x है ऑब्वियसली एक डिजिटल जूम कैमरा होने वाला है, क्योंकि हमेशा ही जो मैजिक सीरीज़ होती थी ऑनर की, ये हवावे की जो P सीरीज़ होती थी उसका आप समझ लें एक वाटर डाउन वर्जन होता था। तो मैजिक सीरीज़ के अंदर हमेशा वही फीचर्स आते थे जो हवावे की P सीरीज़ में हम ऑलरेडी देख चुके होते थे। बस फ़र्क ये होता था कि इनका जो प्राइस होता था वो बड़ा ही एग्रेसिव लेकर आया जाता था। अब क्योंकि दोनों कंपनी सेपरेट हो गई हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद की जा रही है कि दोनों जो डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट अभी के लिए जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। और आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो देखने में मेट सीरीज़ के डिज़ाइन जैसा लग रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है ये मेरे ख्याल से मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आज की सबसे बड़ी न्यूज़ होने वाली है, और ये न्यूज़ है Redmi 10 के रिलेटेड। Xiaomi Redmi सीरीज़ की एक चीज़ बड़ी कमाल है और वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन्स लीक हुए बगैर रह ही नहीं सकते। ये हमेशा अपने ऑफिशियल लॉन्च से पहले लीक होते हैं और उसके पीछे रीज़न ये होती है कि इनने बहुत ज़्यादा रिटेलर्स को पूरी दुनिया में ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करने होते हैं। और Xiaomi की जो मैं ये कहूँगा कि वर्किंग का तरीक़ेकार है ना वो ज़रा फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप पाकिस्तान की अगर बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर Xiaomi जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है और इनका जो वर्किंग का मैकेनिज़्म है वो बाकी कंपनीज़ की निस्बत फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और ये ऑनलाइन ब्रांड के तौर पे काम कर पाते हैं। बट उसके वजह से ये भी होता है कि अक्सर का चीज़ें लीक हो जाती हैं, जैसे कि ये Redmi 10 सीरीज़ का जो फ़ोन है सामने आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप है जो कि इस मोबाइल फ़ोन की बैक पे लगाया गया है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा और ये वन ऑफ द चीपेस्ट सेलफोन्स बन जाएगा जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब Redmi Note 10 Pro लॉन्च हुआ है तो उस पॉइंट पर वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता हैंडसेट बन गया था जिसने 108 मेगापिक्सल दिया था। तो ये अगर 50 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है तो वो कोई बहुत अजीब बात नहीं होने वाली। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर आपको फुल HD रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलने वाला है और इसके अलावा 6 GB रैम और 128 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो एक्सपेक्टेड है। एक चीज़ जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है रेडमी की मिड रेंज सीरीज़ का वो ये है, सेल्फी कैमरा जो होता है ना वो इनका काफ़ी कम मेगापिक्सल्स के साथ आता है और उसकी वजह से अक्सर लोग जो सेल्फीज़ लेते हैं वो फ़ोन्स को स्किप कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ना इसको अब 16 में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाकी ब्रांड्स की बात करते हैं टेक्नो, इन्फिनिक्स और जितने भी ये ब्रांड्स हैं, इवन रियलमी, तो उनके फ्रंट कैमरास बड़े पावरफुल हैं, जबकि रेडमी के फ्रंट कैमरास के अलावा बाकी सब कुछ बड़ा स्ट्रांग होता है। इवन इस मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो बहुत पावरफुल प्रोसेसर लगाया गया है जो कि मीडियाटेक का हीलियो G88 है। तो देखने में आएगा किस प्राइस में आता है, लेकिन ये एंटायरली न्यू प्रोसेसर के साथ आ रहा है और बैक कैमरा भी बहुत पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात है डिज़ाइन भी इसका जो है वो काफ़ी हद तक जो पोको X3 GT आया है उससे मिलता जुलता डिज़ाइन है, तो काफ़ी नया डिज़ाइन है। नोट सीरीज़ का ही फ़ोन लगता है, बस सेल्फी कैमरा जो है ना वो 8 मेगापिक्सल मेरे हिसाब से थोड़ा है। अगली खबर जो हमारे सामने आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है और एक अच्छी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जनरली हमारे जो इदारे हैं ना वो मतलब डिजिटल एरा को समझते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर SECP जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है, इनने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इनने पूरी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको वार्निंग दी है कि यार आप जब भी क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो
तो ध्यान रखो कि उनमें से जो क्लाउड सर्विसेज के सर्वर्स हैं वो इंडिया या इजराइल के अंदर मौजूद ना हो, अदरवाइज़ आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और उसके कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और एक और चीज़ जो उन्होंने बताई है वो ये बताई है कि जब भी आप क्लाउड सर्विस या ईमेल सर्विस यूज़ करते हैं तो कोशिश किया करें कि आप पेड सर्विसेज यूज़ करें, स्पेशली बिजनेसेस के लिए, क्योंकि बिजनेस के केस के अंदर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब आप मुकम्मल तौर पर उस सर्विस को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपना मुकम्मल डेटा वहाँ डाल देते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपका ट्रायल एक्सपायर हो गया है और अब वो जो फ्री सर्विस थी वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसी सर्विसेज खरीदना बेहतर है जो आप पहले महीने पैसे दें और वो थोड़े पैसे ही चलते रहें, बनिस्बत ऐसी सर्विस के जो पहले महीने फ्री और उसके बाद सारी उम्र के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़े। तो मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि एक तो वार्निंग दी गई है और दूसरा मतलब जनरली ये कंपनीज इस पे ध्यान नहीं देती, लेकिन इन्होंने ध्यान दिया है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है ये फेसबुक के एक नए फीचर के रिलेटेड आ रही है जिसको प्रेयर फीचर कहा जा रहा है। बेसिकली इस फीचर के थ्रू अब आप अगर लिखेंगे कि मेरा कोई भी काम होने वाला है तो मेरे लिए प्रे करें, या किसी की तबीयत ख़राब है उसके लिए प्रे करें, तो जो रिएक्शंस हैं उसमें जहाँ पर लाइक की ऑप्शन आती है वहाँ पर आई प्रेड की ऑप्शन भी आ जाएगी। नाउ दिस इज़ अ बिग मूव फ्रॉम फेसबुक, वरना जनरली सोशल मीडियाज़ जो हैं वो रिलीजन को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर फेसबुक ने ऑफिशियली इस चीज़ को प्रमोट करने का भी फैसला किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आइकन्स हैं वो भी दिखाए गए हैं, प्रेयर के आइकन्स हैं, जो हाथ जोड़ने वाला आइकन होता है। तो एनीवन विद द फेथ, लाइक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि आप इस्लाम की बात कर रहे हैं या किस रिलीजन की बात कर रहे हैं, बट जो भी बंदा रिलीजन रखता है उसमें प्रेयर का कॉन्सेप्ट है। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि फेसबुक ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, वरना जनरली सोशल मीडियाज़ काफ़ी ज़्यादा सेकुलर टाइप के जो चीज़ें हैं वो दिखा रहे होते हैं। बट दिस इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि सबको यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो अपनी लाइफ जैसे गुजारना चाहता है वो वैसे ही गुजारे, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, ये न्यूज़ आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, जहाँ पर सैमसंग अपेरेंटली ड्यूल अपर्चर के ऊपर दोबारा से काम कर रहा है। बस इस बार चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। सैमसंग ने गैलेक्सी S9 के साथ हमें ड्यूल अपर्चर प्रोवाइड किया था, और जिनको नहीं पता कि ड्यूल अपर्चर क्या है, तो भाई आपका जो भी कैमरा होता है ना, वो मोबाइल फ़ोन का कैमरा हो या DSLR हो, उसके लेंस के एक ओपनिंग को अपर्चर कहा जाता है। तो आगे से लेंस कितना ओपन है वो अपर्चर होता है, और ये जो अपर्चर होता है इसका नंबर जितना छोटा होता है उसका मतलब ये होता है कि उसकी आगे से ओपनिंग उतनी ज़्यादा है और वो उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो अपने अंदर ले सकता है, और क्वालिटी भी जनरली बेहतर हो जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट होगी ब्राइटनेस बढ़ेगी और नेचुरल क्वालिटी अच्छी आएगी। और यही वजह है कि जनरली जो लो अपर्चर वाले यानी कि छोटे नंबर वाले लेंसेज होते हैं वो महंगे होते हैं। अब मोबाइल फ़ोन्स में जो अपर्चर है उसको इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जनरली मोबाइल फ़ोन्स एक ही मोबाइल होता है जिसका आप अपर्चर चेंज नहीं कर सकते, और उसी को आपने अंधेरे में भी यूज़ करना है और पूरा सूरज में भी यूज़ करना है। तो अगर वो अपर्चर बहुत ज़्यादा ओपन होगा तब भी मसला है, और अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तब भी मसला है। तो इस चीज़ का हल सैमसंग ने ड्यूल अपर्चर मोड के फॉर्म में निकाला था गैलेक्सी S9 में, जिसका अपर्चर 1.4 और 2.4 के दरमियान में शिफ्ट हो सकता था, और कैमरा के लेंस के अंदर बाकायदा तौर पर मोटर लगाई गई थी सैमसंग की तरफ से, जिसके थ्रू आप ये कर सकते थे। तो वो चीज़ बहुत बड़ी और बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसके बाद हमें ये टेक्नोलॉजी दोबारा सैमसंग में देखने को नहीं मिली। अब ये खबर आ रही है कि सैमसंग इस चीज़ को बेहतर तरीके से करने के लिए एक नया मैकेनिज्म लेकर आ रही है, एक नया पेटेंट करवाया गया है सैमसंग की तरफ से, जिसके थ्रू आपके लेंसेज जो हैं, जो कैमरा है उसके सेंसर मूव करेंगे और लेंसेज का जो अपर्चर है वो चेंज होगा, और जो मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं कि मूवमेंट काफ़ी डिफरेंट है अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरे कैमरा लेंसेज के थ्रू। और यहाँ पर आप एक्चुअल में अगर गौर करें तो मोटर एक ही लगी हुई है, लेकिन उसी मोटर के थ्रू जो तीनों कैमरा के सेंसर्स हैं वो मूव हो रहे हैं, और इन सेंसर की मूवमेंट से सैमसंग अपर्चर को कंट्रोल कर रही है। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है, बट इन सेंसर्स की मूवमेंट से सैमसंग जो है वो अपर्चर कंट्रोल कर रही है। फाइनल न्यूज़ जो कि हमारे सामने आ रही है ये YouTube के रिलेटेड है, और अगर आप YouTube के ऊपर एक ऐसा क्रिएटर है जो कि अभी ग्रो कर रहा है, या आपका चैनल अभी तैयार हुआ है और आप बहुत अच्छा कंटेंट लगा रहे हैं, तो जनरली चांसेस होते हैं कि आप पूरी एफर्ट भी कर देते हैं लेकिन आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। वेल, इस चीज़ को चेंज करने के लिए यूट्यूबर एक नया फीचर ले सकेंगे जिसका नाम ऑन द राइज है, और यूट्यूब इसको ऑन द राइज ट्रेंडिंग सेक्शन कह रही है। तो जब आप नया क्रिएटर कोई भी अच्छा कंटेंट बनाएगा तो उसको क्रिएटर ट्रेंडिंग टैब पे डाल दिया जाएगा, जिससे और लोग उसका बाकी कंटेंट भी देख सकते हैं, और इससे ऐसे लोग जो कि नए आ रहे हैं या अभी नया काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा राइज मिलेगी। इस तरह का एक हरकत
टिकटॉक ऑलरेडी करती है, जहाँ पर वो क्रिएटर ऑन द राइज करती है। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी हद तक वैसे ही काम करेगी, और मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि इससे नया टैलेंट जो है वो हमारे सामने आएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तीसरी बार मैंने रिकॉर्डिंग किया, होपफुली इस बार अच्छी हो गई होगी। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।